अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं, दिलचस्प दिन है ये। जाहिर है कि बहुत अहम दिन भी है पाकिस्तान की सियासत में। वैसे कौन सा अहम दिन नहीं होता, मगर बावजूद इसके कि पाकिस्तान का तकरीबन आधा पाकिस्तान डूबा हुआ है इस वक्त, और जाहिर है कि प्रायोरिटीज़ कुछ और होनी चाहिए, लेकिन हम सब, मेरा ख्याल है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और जो अहम फैसले हैं उनके ऊपर ही लगे हुए हैं। आर्मी चीफ की तैनाती का मामला एक मरतबा फिर ज़ेर बहस है, और आपको याद होगा कि जो पिछली तैनाती या जो तोसी हुई थी उस वक्त भी इस मामले को इतना मुतनाज़ा बना दिया गया था कि ये मामला जो है वो एक रूटीन का मामला होता है वैसे अदरवाइज, लेकिन हमारे मुल्क में ये बहुत अहमियत का हामिल है, यहाँ तक कि हर चीज़ से ज़्यादा अहम ये बात है। तो ये अदालत पहुंच गया था, और अदालत के अंदर जो है वो कुछ कानून साजी की हिदायत दी गई थी, और उसके बाद आपको याद होगा कि तोसी जो थी वो तय पाई थी एक कानूनी तरमीम के तहत, जो कि आर्टिकल जो आर्मी एक्ट था 1952 का, उसके अंदर एक तरमीम हुई थी जिसमें कि तमाम जमातों ने जो है वो अपना कार खैर में हिस्सा लिया था और वोट किया था। ये जो तरमीम थी इसके अंदर 6 माह की मशरूत तोसी जो थी वो दी गई थी उस वक्त, और उसके बाद ये कहा गया था कि 64 साल की उम्र में कोई भी आर्मी चीफ जिसको तोसी मिलेगी वो रिटायर हो सकता है। उस हिसाब से आर्मी चीफ जो है उनकी उम्र अभी 62 बरस है। और ये भी आपको याद रहे कि इमरान खान साहब ने जो कल स्टेटमेंट दिया वो किसी कानूनी प्रोविजन की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे गो के थोड़ी देर पहले उन्होंने अपने बयान से अलग बात की है, मगर वो भी हम आपको बताते हैं जो सहाफियों से बात की, जो कल कामरान खान साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया जो नशर होने से पहले ही हेडलाइंस में आ चुका था, और उसमें वो एक आईनी प्रोविजन की बात कर रहे हैं कि आर्मी चीफ को नए वजीर आजम के इंतखाब तक जो है वो ये मामला मुअख्खर कर देना चाहिए। शायद उनके जहन में ये बात हो कि नवंबर से पहले इंतखाबात हो जाएंगे, लेकिन अब ये सितंबर का वस्त है। उनको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कम से कम 90 दिन चाहिए होते हैं किसी भी निगरान सेटअप के लिए, तो नवंबर के बाद ही इंतखाबात हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो कहा हम वो आपको सुनवाते हैं, और आज जो कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। जरा सुनिएगा इमरान खान साहब ने कामरान खान साहब को ये जो प्रोविजन की बात की और एक्सटेंशन की बात की वो किस तरह से की, जरा सुनिएगा। क्या आप क्या कह रहे हैं कि जब जनरल बाजवा की रिटायरमेंट हो तो उस दिन क्या हो? इसकी प्रोविजन निकल सकती है। देखें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुल्क की बेहतरी के लिए अगर इसकी प्रोविजन निकल सकती है, मैं वकीलों ने मुझे बताया कि इसकी प्रोविजन निकल सकती है कि जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आए वो फैसला कर सकती है। नहीं, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जाए। इशू तो इस वक्त सबसे बड़ा और है। उस वक्त तक के लिए मुल्क एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस का सामना कर रहा है। इमरान खान साहब ये बहुत वाज़ेह है जो आप बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि एक्सपर्ट्स से उन्होंने बात की है कि प्रोविजन जो है इसकी मौजूद है। वो क्या प्रोविजन है जाहिर है इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन आज इमरान खान साहब ने चंद सहाफियों को बुलाया और उनसे बातचीत की और उनसे ये कहा कि मैंने एक ऐसा इन स्विंग यॉर्कर करवाया कि इनको समझ नहीं आ रही कि वो कैसे खेलेंगे। ये भी उन्होंने कहा कि इसी महीने में मैं जो लॉन्ग मार्च है उसका फैसला भी कर दूंगा, और ये भी कहा कि फौरी इलेक्शन का, यानी उन्होंने ये तरदीद कर दी कि मैंने एक्सटेंशन की कतई तौर पर कोई बात नहीं की। फौरी इलेक्शन का ऐलान और नई हुकूमत के इंतखाब तक आर्मी चीफ की तैनाती मुअख्खर की जाए। चंद लोगों ने अपने मफादात की खातिर मुल्क की सलामती को दाव पर लगा दिया है। हो सकता है कि मैं उन लोगों के नाम भी बता दूं, वो वक्त दूर नहीं जब उन लोगों के नाम सामने ले आऊं। थोड़े से लोग अपने जाती मफाद के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इमरान खान साहब ने ये कहा। और ये भी कहा कि ISPR को मेरी जो स्टेटमेंट थी उसके ऊपर रद्द-ए-अमल देने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने बहुत हैरान रद्द-ए-अमल जो है वो दिया, मेरिट की बात जब उन्होंने की तो बहुत सारी और बातें की। मसला ये कि नवाज शरीफ साहब का उन्होंने कहा मुल्क आने पर वो खुद इस्तकबाल करेंगे और ऐसा करेंगे कि सारी दुनिया देखेगी। सबसे अहम बात यह कि इमरान खान साहब ने अपनी बात एक्सटेंशन ना लेने वाली ये बात दुरुस्त है, उन्होंने अपने मुंह से एक्सटेंशन का लफ्ज नहीं किया, मगर जो कह रहे हैं वो और तरह से। क्या वाकई उन्होंने इन स्विंग यॉर्कर करवाया है? क्या वाकई इमरान खान सितंबर में एक मरतबा फिर लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद आ रहे हैं, और उससे पहले क्या क्या कुछ हो जाए? क्योंकि पंजाब के अंदर जो है वो एक मरतबा फिर तब्दीली की खबरें जो है वो सरगर्म हो गई हैं। काफली के अंदर फूट की खबरें हैं, KP के अंदर भी इत्तलात हैं कि चंद लोग जो है वो एक ग्रुप बनाने की सोच रहे हैं। सो क्या हो सकता है क्या नहीं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज हमारा बहुत मोतबर पैनल है। जनाब बैरिस्टर सैफ हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सेनेटर भी हैं रहे हैं, और इसके साथ साथ वो इस वक्त KP गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के तर्जुमान भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और चूंकि लॉ एक्सपर्ट
ایکسپرٹ بھی ہیں, تو उनसे हम पूछ भी लेंगे, उनसे भी. जी मौला बख्श चांडियो साहब सेनेटर, जी उनसे भी पूछेंगे. चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं. जाहिर है कि कानून साजी में इनका अहम किरदार है. इसके साथ साथ जनाब जुबैर साहब भी मौजूद हैं. मोहम्मद जुबैर साहब साबिक गवर्नर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत सीनियर रहनुमा, तर्जुमान मियां नवाज शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं. सो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. सबसे पहले तो बैरिस्टर साहब मैं आपके पास ही आना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो बात आज खान साहब ने कही, ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि उन्होंने लफ्ज एक्सटेंशन इस्तेमाल नहीं किया था कल के इंटरव्यू में. लेकिन जो आपने सुना, जो वो कहना चाह रहे हैं वो क्या है? वो ऐसी कौन सी प्रोविजन है जिसका वो हवाला दे रहे हैं? कौन से एक्सपर्ट्स हैं जो कि उनको वो प्रोविजन बता रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इबाम है इसके ऊपर, इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ क्लैरिटी हो जाए. बैरिस्टर साहब. जी शुक्रिया आसमा. मैं समझता हूं कि खान साहब ने जो बात की बड़ी वाज़ेह बात है. उन्होंने दरअसल वज़ीर आज़म के इख्तियारात पे ही बात की कि वज़ीर आज़म ने ही आर्मी चीफ को जो है वो करना है, उसकी नामजदगी करनी है, तैनाती करनी है. लेकिन प्रोविजन एज सच फ्रेंकली मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कोई इस तरह की प्रोविजन आईन में मौजूद है जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है. प्रोविजन से उसका मतलब यह है कि कोई ऐसी सूरत हाल निकाली जा सकती है, उस पर इत्तेफाक किया जा सकता है कि जिसके तहत नई आने वाली मुंतखब हुकूमत जो इलेक्टेड हो, जिसको लोगों का एतमाद हासिल हो, जिसके बारे में इबहाम ना हो, उस हुकूमत के जो वजीर आजम होगा उसको इख्तियार होना चाहिए कि वो नए आर्मी चीफ की तैनाती करे. अब उस वक्त तक, जब तक वो नई हुकूमत नहीं आती और एक मुंतखब वजीर आजम नहीं आ जाता, उस वक्त तक के जो सिचुएशन है उसके लिए कोई तरीक़ाकार जो है उस पर उसको वज़ा किया जा सकता है, उस पर एग्री किया जा सकता है. उन्होंने इस तनाज़ुर में ये बात की. जहां तक ताल्लुक है इस बात का, तो ये तो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है और मेरे ख्याल में उन्होंने इसकी वजाहत कई बार कई मौक़े पे की है कि वो मौजूदा हुकूमत को, मौजूदा वजीर आज़म को क्रेडिबल नहीं समझते. वो इनको का आईनी तौर पर भी और जमहूरी जो उनकी जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको वो इस काबिल नहीं समझते कि इनको ये फैसला करना चाहिए, क्योंकि आर्मी चीफ की तैनाती एक बहुत अहम फैसला है और आर्मी चीफ जो है उसको तैनात करने वाली जो शख्सियत हो या जो हुकूमत हो वो मुकम्मल तौर पर जमहूरी जो स्टैंडर्ड्स हैं उन पर पूरा उतरती हो. ये इमरान खान साहब का पहले से मौक़िफ़ है और कल उन्होंने यही बात दोहराई है. ये बिल्कुल ये उनका मौक़िफ़ है और वो उस पर एतराज हो सकता है, लेकिन बहरहाल ये उनका मौक़िफ़ है. जुबैर साहब आप क्या कहते हैं? ये प्रोविजन वाली बात भी बैरिस्टर साहब ने बजा फरमाया, कोई इस तरह की कोई ऐसी प्रोविजन तो नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब के जहन में फिर क्या है? क्या वो ये समझते हैं कि नवंबर में इलेक्शंस हो सकते हैं, नवंबर में वो वजीर आजम बन जाए तो वो नया चीफ लगा सकते हैं, या उन्होंने कहा बहुत थॉट प्रोसेस के बाद उन्होंने ये बात की कि मैंने लीगल एक्सपर्ट से बात की और प्रोविजन मौजूद है, तो क्या हो सकता है उनके जहन में? सर मेरा ख्याल चाहिए तो ये था आसमा के आज उनके जो स्पोक्स पर्सन है, जो भी असद या फवाद चौधरी वगैरह में से कोई बड़ी क्लैरिटी के साथ उनकी पोजीशन को क्लैरिफाई करते कि जी इमरान खान साहब का मतलब है क्या. क्योंकि वो मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है कि उसको आप रीअपॉइंटमेंट कहें या आप उसको एक्सटेंशन कहें या आप उसको कहें कि प्रोविजन के थ्रू करें. उससे क्या फर्क पड़ता है? द पॉइंट इज ही इज टॉकिंग अबाउट कि जो नवंबर में तैनाती है वो नाउ नवंबर में तो इलेक्शन हो ही नहीं सकता. उन्होंने लफ्ज यूज किया कि डेफर कर दी जाए. हम सितंबर के मिडल में बैठे हुए हैं कि आज भी अगर असेंबली टूटती है तो फिर भी नवंबर में इलेक्शन नहीं हो सकता. सो वो क्लियरली वो कह रहे हैं कि उनका जो टेन्योर है प्रेजेंट आर्मी चीफ का, जो मुझे समझ आई है, जो सबको समझ आई है, वो आगे बढ़ा दिया जाए. इसमें मेरे लिए अबहाम के अलावा मेरे लिए जो समझ ना आने वाली बात है, क्योंकि एक के बाद दूसरी चीज हुई है कि दो जो उन्होंने ब्लेम किया था रजीम चेंज जिसका कहते थे थ्रू अ कॉन्स्पिरेसी, उसमें एक अमेरिका था और अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से भी एक काफी उन्होंने फ्लिप फ्लॉप किया अभी पिछले चंद दिनों में. और दूसरा जो था कि जी वो ये ब्लेम करते थे जो न्यूट्रल मतलब हर रोज कहते थे. और इनफैक्ट कल भी इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि मैंने खुद भी बताने की कोशिश की थी और शौकत तरीन को भी भेजा था कि ये ना करें, ये ना होने दें रजीम चेंज, क्योंकि इसके जो इकोनॉमिक असरात होंगे वो बहुत डेवास्टेटिंग होंगे. और वो उन्होंने मतलब एक के बाद दूसरी दफा उन्होंने 50 दफा वो कहा है, इतनी हद तक भी कहा है कि चौकीदार का हवाला दे के कि जी
کیا چوکیدار نیوٹرل ہوگا اگر کوئی چور آ کے چوری کرے گا گھر میں؟ صحیح. تو اتنے حد تک وہ چلے گئے. اب اسی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ الیکشن اوورسی کریں. لیکن زبیر صاحب آپ بہت سینئر، آپ سارے بہت سینئر سیاستدان ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب نے یہ بات کیوں کہی؟ یہ پروگرام ریکارڈڈ بھی تھا، یہ پروگرام ایک پورے مطلب ایک ویل تھاٹ پروگرام تھا جس کے اوپر باقاعدہ یعنی انہوں نے جب بات کی ہے تو ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ تیار نہیں ہے اس بات کے لیے. ان سے سوال پوچھا گیا، ان کو پنچ کیا گیا، پن ڈاؤن کیا گیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ انہوں نے یہ بات کیوں کی ہے؟ اس لیے انہوں نے کی ہے، میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے جو جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا تو انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ میں یہ کانسپریسی تھیوری اور نیریٹو بلٹ اپ کر کے اور اس میں ان کو عوام کی پذیرائی بھی ملی، یہ بلٹ اپ کر کے فورس کر سکوں گا پریزنٹ سٹنگ گورنمنٹ کو یا جو ہماری فوج کے سربراہ ہیں یا لیڈرشپ ہے ان کو کہ وہ الیکشن جلد از جلد کروا سکیں. یہ ان کا بیسکلی آبجیکٹو تھا اور وہ رہا ہے. یہ جلسوں میں اور جتنا بھی انہوں نے کیا، لانگ مارچ کرنے کی کوشش کی. وہ جب ان کو یہ یقین ہو گیا، میرا اپنا یہ تجزیہ ہے، آئی کوڈ بی رانگ، جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ دس ول ناٹ ورک، ان فیکٹ انہوں نے تو ان قوتوں کو ناراض کر دیا ہے جن کو منانے کی ضرورت ہے، جن کے بغیر ان کا راستہ نہیں کھلے گا واپس آنے کے لیے. ٹھیک. تو اب وہ انہوں نے اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا ہے اس نیریٹو سے. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے، اور اب وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی شاید ان کو کوشش کی جائے کہ جو فاصلہ ہے اس کو پر کیا جائے. لیکن چار صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، کیوں عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ نیا چیف ان کو ہی لگانا چاہیے یا نئی حکومت کو لگانا چاہیے؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں ہوگا. اصل میں ابھی بھی یہ پرانے موقف سے دستبرداری ہے، پر ایک طریقہ کار سے کہ محسوس بھی نہ ہو، پر لوگ سب سمجھتے ہیں. کل تک آپ ان کا نام نہیں، پہلی بات تو میں اس پہ بھی بول رہا اچھا نہیں سمجھتا ہوں. پہلی بات تو یہ بدقسمتی ہے پاکستان میں. اس سے پہلے عمران خان کی حکومت سے پہلے آرمی چیف لگتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اخبار میں صبح کو پڑھتے تھے آرمی چیف تبدیل ہو گئے، آ گیا ہے. اگر کوئی مدت میں ملازمت میں کوئی اضافہ ہے وہ بھی اس کے زمانے میں ایسی باتیں ہوئی، پہلے کبھی نہیں ہوئی ہے. ہمارے لیے مشکل تمام پارٹیوں کے لیے، لیکن تمام پارٹیوں نے کہا نہیں اس کو متنازع نہیں بنانا چاہیے. خان صاحب نے تو کوشش کی ہے، لیکن چلے ہم سب ان کے ساتھ ہیں. ابھی بھی یہی بات ہے اور کوئی بات نہیں ہے. لیکن اس میں حرج کیا ہے صاحب؟ اگر کوئی اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے کیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ میرٹ کی بات ہو، میرٹ پہ تو سارے پانچ کے پانچ جرنیل میرٹ پہ ہی آتے ہیں. میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن یہ سوال ہے کہ اگر جہاں سسٹم ہے وہاں تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں. جہاں سسٹم نہیں ہے یا ہر الیکشن میں ہر انتخابات کے بعد آپ کا حلیہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے نظام حکومت کا، پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ ایک طے شدہ ہے اس کے مطابق چلتے ہیں. اختیار وزیر اعظم کا ہے. اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم نہ ہو، جو بھی وزیر اعظم آرمی چیف کی تعیناتی کرے وہ میں ہوں اور اپنی مرضی کا لاؤں. بھائی آپ اپنی مرضی کا، مگر یہ خواہش تو سارے لوگوں میں ہوتی ہے. کیا شہباز شریف صاحب کو یہ خواہش نہیں تھی؟ نہیں، لیکن تھی یا ہے نہیں، لیکن ابھی بھی وہ وزیر اعظم ان کو نہیں لا تو نہیں سکے شہباز شریف. پہلے ایک سسٹم میں آئے ہوئے تھے نا، ابھی جو آئیں گے اس کے مطالبہ پر رائے قائم کریں گے. لیکن خان صاحب یہ معاملے کو متنازع بنانا چاہتے ہیں اور یہ تو قدم پیچھے ہٹے ہیں. اگر ان کو یہی فیصلہ کرنا تھا تو اتنی ساری لڑائی مول لی کیوں کہ اگر ان کو دی جائے اسٹیشن تو کوئی بات نہیں. آپ کو کرکٹ تو پسند ہے نا چنڈیو صاحب؟ وہ کہتے ہیں ان سوئنگ یارکر کروایا میں نے. میرا خیال ہے بیرسٹر صاحب بھی کرکٹ دیکھتے ہیں بڑے شوق سے، اور زبیر صاحب تھوڑا بہت شوق مجھے بھی ہے. مجھے نہیں پتا، وہ کہہ رہے نہیں کھیل پا رہے میری اس چیز کو، وہ یہ کہہ رہے ہیں. یہ صحیح بات ہے، لیکن انہوں نے نئی چیزیں متعارف کرائی ہیں سیاست میں. ایک بار کیا کہا، جو سب سے بڑا لیڈر ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ یو ٹرن لیتا ہے. بھلا بتائیں دنیا میں کون سے انقلابی ہیں جنہوں نے یو ٹرن لیے؟ اب بنانا ہے ان کو اپنی بات، ان کو ہر وہ بات درست لگے گی جو خود بنا رہے ہیں. اور میں آپ کو بہت ساری باتیں کرتے ہوئے بھی ایک بات اکثر کہتا ہوں، اور میں نے آج کل ہر ٹی وی میں کہنا شروع کیا بار بار کہ جناب آپ جس نظام کو، جس طریقہ کار کو متعارف پاکستان میں کرا رہے ہیں وہ اس وفاق کے بخیے اجڑ دے گا. آپ راستہ دکھا رہے ہیں دوسروں صوبوں کو بھی، وہ بھی آپ کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ یہ ہر دور میں آپ ہی لاڈلے رہیں گے. بے شک آپ لاڈلے رہے ہیں، لیکن جو طریقہ کار طے کر کے جا رہے ہیں یہ تو پاکستان کو نہیں چلنے دے گا. یہ کیا طریقہ ہوا؟ آپ ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے،
آپ نہیں ہے تو آپ کا مخالف یزید ہے. اور ٹھیک ہے بھی آپ بھی جانتے ہیں مولا حسین کو بھی مانتی ہیں, یزید کا رویہ بھی. پر میں ان کو کہہ رہا ہوں جناب, حسین کے کردار ادا کرنے کے لیے حسین کی سنت ادا کرنا بہت بڑی بات ہے, جو آپ کے مقدر میں نہیں ہے. نہ آپ کسی کی خواہشیں کرو, اپنے مخالف کو ہر وقت یزید یزید یہ بھی نہ کہو. جو بھی بات کرتے ہیں صحابہ نہیں, یہ بات بڑی اہم ہے. انہوں نے پاکستان کی سیاست میں خود ہی کہتے ہیں اور خود ہی مذہب کو داخل کریں. ہم مذہب کے مخالف نہیں ہیں, ہم تو مذہب کو ماننے والے ہیں. لیکن آپ نے جو راستہ بتایا تھا دنیا کو, اب آپ ہر چیز میں مد مقابل مذہب کو لے کر آتے ہیں, یہ کوئی اچھا تو نہیں ہے پاکستان کے لیے. لیکن سر ان کا ووٹر سپورٹر سمجھتا ہے نا ان کی بات کو, اس لیے یہ وہ ٹھیک ہے آپ کا اختلاف ہے, میرا اختلاف ہے, مگر وہ سپورٹر کو سچا مسلمان سمجھتا ہوں, سچا مومن سمجھتا ہوں. لیکن ان کا سپورٹر جمعیت علماء اسلام یا جمعیت علماء پاکستان کا سپورٹر نہیں تھا. وہ پڑھا لکھا ایک ماڈرن ذہن کا آدمی تھا. اس کو ابھی اگر راستے پہ لے کے جا رہے ہیں لے کے جائیں, لیکن ایک بات رکھیں یاد جناب, جو بو گے وہ کاٹو گے. یہ اس پاکستان میں یہ رواج ہے. یہ بات ویسے چانڈیو صاحب, بیریسٹر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں, یہ مطلب سمجھ میں آیا ہوگا, آتا بھی ہے. میں خان صاحب تو بہت کیلکولیٹڈ موو کرتے ہیں. لوگ سمجھتے تھے خان صاحب کو سیاست نہیں آتی. میں سب سے زیادہ سیاست اس وقت خان صاحب کو آتی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے چانڈیو صاحب, یہ تسلیم کریں آپ. صحیح ہے. اور یہ جو خان صاحب سیاست کر رہے ہیں یہ کسی اور کو آتی بھی نہیں ہے, یہ خان صاحب کو ہی آتی ہے. اچھا, مگر یہ بتائے گا کہ بیریسٹر صاحب اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں, معیشت بھی بہت صورتحال بہت خراب ہے اور پاکستان ڈوبا بھی ہوا ہے. سندھ کے اندر تو آپ کی مردم شماری بھی نہیں ہو پا رہی ہے, بلوچستان میں بھی. ہاں, تو وہ کیوں خان صاحب چاہتے کہ الیکشن ہو؟ کل انہوں نے خود کہا کہ اس کے لیے کوئی راہ نکل سکتا ہے, یعنی وہاں پہ الیکشن ڈیلے کر دیا جائے. تو کیا صرف سینٹرل پنجاب کے اندر انتخاب وہ چاہتے ہیں بیریسٹر صاحب؟ جی دیکھیں, بالکل جی, میرے خیال میں خان صاحب, پھر میں یہی کہوں گا, ریپیٹ کروں گا کہ ان کا موقف بہت ہی واضح ہے, بہت کلیئر ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ ملک کی جو اس وقت حالات ہیں معیشت کے, خاص طور پر, اور معیشت ہمارے لیے بہت اہم ہے کیونکہ ہماری میک اور بریک جو ایک جو ڈائمینشن ہے اس کی, وہ معیشت میں ہے. اگر معیشت ہماری خراب ہو گئی, ہم ڈیفالٹ پہ خدا نخواستہ چلے گئے یا اور حالات خراب ہو گئے, تو ملک کا نظام ہی نہیں چل پائے گا. اس لیے وہ یہ کہتے ہیں, اور ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ الیکشن کروائیں, آپ ایک ایسی حکومت کو لے کر آئیں کہ جو عوام کے اعتماد سے بنی ہو, جس کو عوام نے اپنا فریش مینڈیٹ دیا ہو, تو مسائل حل کرنے کے لیے وہ بڑے فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. وہ جرات کے ساتھ اور ایک اعتماد کے ساتھ فیصلے کریں گے, اور ان کے فیصلے عوام میں پذیرائی اس لیے حاصل کریں گے کہ اگر وہ مشکل فیصلے بھی ہوں گے تو عوام ان کو اس لیے اپنے فیصلے سمجھ کر ان کو قبول کرے گی کہ وہ عوام کی چوائس پہ آئے ہوں گے. اب اگر آپ رات کو ایک امپورٹڈ سازش کے نتیجے میں آ کر حکومت میں بیٹھ گئے ہیں تو پھر آپ کو ہر وقت اپنی کرسی کی فکر ہوگی, آپ کو یہ فکر ہوگی کہ یہ گئے, چانڈیو صاحب چلے گئے مجھے چھوڑ کر, یہ گئے مولانا صاحب مجھے چھوڑ کے چلے گئے, تو پھر آپ کو یہ ڈر لگا رہے گا. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے اس وقت جو گمبھیر مسائل ہیں ان کو اس وقت ایک نیا فریش مینڈیٹ والی حکومت کے بغیر اور کوئی اس طرح پراپرلی ہیڈ آن ہینڈل ہی نہیں کر سکتا. اس لیے خان صاحب الیکشن کی بات کر رہے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں, دیکھیں میں پھر وہی بات ہے, میں کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا, لیکن ابھی جو سیلاب آیا ہے, اب سیلاب کی آپ صورتحال کو دیکھ لیں. سیلاب پر بھی سیاست کی جا رہی ہے. مطلب انتونیو گوتریس آئے پاکستان جو یو این سیکرٹری جنرل ہیں, ان کو باقی ملک دکھایا گیا, کے پی کے نہیں دکھایا گیا, اس لیے کہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی شاید حکومت ہے, باقی ملک میں اس کے ساتھ گھومے پھرے. پھر یہ جو ایشوز ہوتے ہیں نا, ان میں آپ کے اندر کانفیڈنس اور لیک آف کانفیڈنس نہیں ہوتا. لیکن بیریسٹر صاحب پھر اس کے بعد وہ جو ان کو ٹیگ کر کے 600 اکاؤنٹ سے وہ جو تھیلے آئے تھے آٹے کے, جو آئے ہی نہیں تھے, انڈیا کے تھے, کیا وہ بھی, مطلب وہ کیمپین بھی تو قابل مذمت تھی نا, وہ بھی تو نہیں ہونی چاہیے تھی. نہیں, لیکن آسما پھر آپ ان تھیلوں کی بھی بات کریں نا, وہ یو ایس ایڈ کے جو تھے, جن پہ وہ برطانیہ کے یا امریکہ کے جھنڈے بھی چھپے ہوئے تھے اور وہ بازاروں میں بک رہے ہیں. سچائی نہیں مانیں گے. سر وہ اس کی تردید, آپ جواب دیں گے, سچائی نہیں مانیں گے. اس کی تردید آ گئی ہے, اس کی تردید آ گئی ہے, اور وہ ابھی تک آیا ہی نہیں ہے پاکستان میں. اصل میں آسما, وہ آپ کو پتہ نہیں ہے, چانڈیو صاحب کا آپریشن ہوا ہے کچھ دن پہلے. اور یہ ذرا ہیوی ڈوز کی دوائیاں لے رہے ہیں, اور پھر ابھی آپ نے ان کو بغیر دودھ کے کافی پلا دی ہے, ان کی کیفین لیول بھی بہت بڑھ گیا ہے. لیکن بہرحال صاحب, میں ایسی باتوں پہ, ذاتی والے باتوں میں
اور آپ کو अज़राए तफन्नुन कह रहे हैं। हाँ, मतलब ऐसी हाँ, बात मैं नहीं अज़राए करता तफन्नुन हूँ कह रहे आपके हैं। लिए। मैं कभी ऐसा कोई जुमला नहीं कहूंगा हाँ। कि आप अभी से तैयारी कर रहे हो फिर दूसरी पार्टी में शामिल होकर उसकी वकालत करने की। ये आपकी खूबी नहीं, है। इंशाल्लाह जब भी मैं जिस इधर ही पार्टी में रहूंगा। आते हैं तमाम जोर लगाकर अच्छा उसकी वकालत करते हैं। चले मैं हाँ, अच्छे एक माहौल और में बात, बात एक हो और रही है। बात। बैरिस्टर साहब मैं जुबैर साहब से हाँ, पूछना है। जुबैर साहब आसमा, एक हाँ जी आप कह लें एक जुमला कह लें फिर मैं जी मैं एक बात भुट्टो साहब की बड़ी इनको भुट्टो बताना साहब। चाहता हूँ। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने कहा था, इन्होंने कुछ देर पहले कहा ना कि सियासत में यू टर्न, वो यू टर्न एक गलत लफ्ज है, लेकिन सियासत में स्ट्रेटेजी वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है। और भुट्टो साहब से किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि सिर्फ एक मुर्दा जानवर या एक मुर्दा शख्स ही जो है वो तब्दील नहीं होता हालात के मुताबिक, बाकी जिंदा जितने भी लोग होते हैं वो वक्त के साथ साथ तब्दील होते हैं। चांडियो साहब जरा भुट्टो साहब की कुछ मैं आपको बताऊं, सियासत में स्ट्रेटेजी मैं आप दुरुस्त कहते हैं भुट्टो साहब ने यही कहा कि वक्त के साथ तब्दीली आती है हालात की, लेकिन ये भुट्टो साहब ने नहीं कहा कि रात दिन बन जाएगी दिन रात बन जाएगी। आज जुल्म है उसी को आप इंसाफ करार देंगे, जो बेड़ा गर्क करे आप उसी को ही हक करार देंगे, ये नहीं हो सकता। अच्छा, भुट्टो साहब का हवाला गलत ना दे। अब मैं जुबैर साहब मुझे ब्रेक लेनी पड़ी है। ब्रेक के बाद फौरन मैं आपके पास आऊंगी और ये पूछना चाहती हूँ कि इंतखाबात क्या वाकई इस वक्त नहीं हो सकते या नवंबर में नहीं हो सकते? ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब जुबैर साहब ये बताइए कि इलेक्शन फौरी तौर पर नहीं हो सकते, एक बात। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब ने सितंबर के अंदर ये भी कह दिया है कि अब मैं लॉन्ग मार्च का भी ऐलान कर दूंगा, दिन करीब आ गए हैं। मुआशी एतबार से, सैलाब के एतबार से क्या ये मुमकिन है? लॉन्ग मार्च भी ये आपकी जो हुकूमत है ये बर्दाश्त कर पाएगी? बाय द वे पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है उनको लॉन्ग मार्च करने का पूरा हक है। मईशत जैसी भी हो, अच्छी हो खराब हो, आप ये तो नहीं स्टैंडर्ड बेंचमार्क कर सकते कि जी मईशत अगर इन्फ्लेशन का ये रेट हो तो आप लॉन्ग मार्च करने की इजाजत है ऑपोजिशन को, वरना नहीं है। तो मईशत के इससे कोई ताल्लुक नहीं। सैलाब का मेरा ख्याल है खान साहब को थोड़ा सा जरूर ख्याल करना चाहिए। लेकिन तीसरी जो सबसे ज्यादा अहम बात है, आई डोंट थिंक सो उनके पास कैपेसिटी है लॉन्ग मार्च करने की। उनके पास कैपेसिटी है लोगों को निकालने की, जलसे जलूस करने की। बिल्कुल, और बड़े से बड़ा जलसा भी वो करते रहे हैं पिछले 4-5 महीने में। हमने देखा है पूरे पाकिस्तान में उन्होंने जलसे किए हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि ही इज नॉट पॉपुलर, लेकिन वो जो कैपेसिटी होती है ना लॉन्ग मार्च करने की, उस हद तक कि जहां वो जाके बैठ जाएं इस्लामाबाद पे, और जैसे 126 दिन का धरना दिया था, या इवन 26 दिन, लेट्स से 26 दिन का धरना, उस वक्त उनके पीछे जो कुव्वतें थी, उसके उस वक्त जो बुनियादी चीजें थी जिसकी वजह से वो उनको इंकरेजमेंट मिली थी 126 दिन का धरना करने की। अभी हमने देखा था मई के महीने में वो दो अलग अलग बातें हैं कि जी सर 3 हुकूमतें हैं इस वक्त इस्लामाबाद, जुबैर साहब इस्लामाबाद के इर्द गिर्द 3 हुकूमतें उनके पास है। गिलगित बल्तिस्तान है, बल्कि 4, पंजाब है, आजाद कश्मीर है, खैबर पख्तूनख्वा है। आसमा लोग नहीं निकल के आएंगे, चाहे वो आजाद कश्मीर हो, पंजाब हो। पिछली दफा लाहौर में जब मई 25 का था, तो वो अगर आप इंसिडेंट्स जो डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ हुआ था उनकी कार के साथ, या कुछ ऐसे चंद, आप मुझे बताएं कि कोई बंदे इकट्ठे हुए थे जाने के लिए इस्लामाबाद? नहीं हुए थे, कहीं भी नहीं हुए थे। और ही वॉज नॉट इवन सीरियस। बाय द वे 22 तारीख की शाम को कोई 5 बजे ऐलान किया गया कि 25 की दोपहर को सारे पहुंच जाए वहां इस्लामाबाद। सही बात है। अच्छा, 22 की, और मैं तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों के साथ था उसका जब उन्होंने ऐलान किया, देवर शॉक्ड कि भाई कैसे जाएंगे। और जबकि उससे अगले दिन जो है वो शहबाज शरीफ साहब तकरीर करने वाले थे और उनको कह दिया गया था कि आप हुकूमत छोड़ दें और घर चले जाएं। शाम 4 बजे की तकरीर उनकी तैयार थी। खान साहब जिस फिजा में अपनी सियासत को मजबूत पाते हैं ना, वो फिजा इस वक्त नहीं है, वो मौसम नहीं है पाकिस्तान में। सिंध और बलूचिस्तान में नहीं है ना, वो कह रहे सेंट्रल पंजाब में तो है। मौसम की बात कर रहा हूँ मैं, उस उंगली की बात कर रहा हूँ। अभी फिलहाल नापैद है, मेजॉरिटी कैसे बनेगी? फिलहाल नापैद है। सबको पता है कैसे इलेक्शन इंतखाब जीत के आ गए थे, वो सबको पता है किस अंदाज से किया है। आपको हैरानी होगी, कराची जैसा शहर है, ऐसे वहां उसके एक हल्के से रिजल्ट ऐसे 3 दिन के बाद आई। ऐसा मुमकिन है? कोई कबायली इलाका था कराची, जो काम कर रहे थे वो कर रहे थे। लाड़काना की रिजल्ट देख लें, कितनी देर हो गई कि 2 दिन हो गए। क्या मतलब? कोई पहाड़ों में वो पोलिंगें थी, जिनको कुछ करना था वो कर रहे थे, अभी वो नहीं है। इसीलिए
बड़ी अच्छी बात कुरान करीम में है, मैं इस पर इनके लिए हवाला नहीं कह रहा हूँ, अपनी समझ की बात। उन्होंने कहा कि इनकी मिसाल ऐसी है जैसे बिजली चमकती है तो फिर वो चलने लगते हैं, बिजली जब चमकना बंद कर देती है तो इधर उधर रास्ता ढूंढते रहते हैं। ये है गुमराह लोगों के लिए, लेकिन सियासत में भी ऐसा ही है। वो उंगली थी, इशारा था, रोशनी थी, जो भी था, आप सरगर्म हो गए, अब आपको वो रास्ता मिल नहीं एम्पायर रहा। की उंगली सर, अब आपको एम्पायर रास्ता की, हाँ। जी किसकी उंगली? एम्पायर की उंगली आप उसी उंगली की बात कर रहे हैं जिसकी ठीक, जिसकी अभी आपको, क्योंकि वो मिल नहीं रही है, अब आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, कभी बैरिस्टर इधर जा रहे हैं साहब, कभी उधर जा रहे हैं। बैरिस्टर साहब फिलहाल ऐसा माहौल नहीं है, सही। आप अपनी रोशनी पे कोई चल सकते हो तो चलो, वरना जितना कर रहे हो उतना काफी जी है। वैसे साहब 2 सूबों में इंतखाब नहीं हो सकता। अभी लॉन्ग मार्च की बात आपने दोनों की सुनी, तो वो कहते हैं कि जी लॉन्ग मार्च, खान साहब ने कहा मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। इसका मतलब ये कि हतमी राउंड है नवंबर से पहले इंतखाबात का, लोगों को ले आ पाएंगे आप इस्लामाबाद? असमा, एक तो आपकी आवाज मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरप्शन के साथ आ रही है। अच्छा, मैं लॉन्ग मार्च सर ही को सुन सका हूं कि जो जी जी लॉन्ग मार्च के लिए लोग ले आएंगे आप इस्लामाबाद में? जी बिल्कुल, मैं बात करना चाह रहा था कि बिल्कुल देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अभी जुबैर साहब ने कहा ना कि हमारी शायद कैपेसिटी नहीं है लॉन्ग मार्च के लिए लोगों को निकालने की। मैं तो समझता हूं, और मैं क्या समझता हूं, अगर आप अपने टीवी जो आपके पास रिकॉर्ड है पीटीआई के पब्लिक अवामी इज्तिमात का, तो वो उठा के आप देख लें, आपको नजर आ जाएगा कि इस वक्त तो पाकिस्तान में अगर वाहिद कोई पार्टी अवामी ताकत के साथ बाहर निकल सकती है सड़कों पे, तो वो है ही तहरीक इंसाफ। और कौन है इस वक्त मैदान में? दूसरी बात यह कि जहां तक वो लाहौर वाले जलसे की उसकी लॉन्ग मार्च की बात की इन्होंने, तो इतनी पुलिस अगर आप खड़ी करके लोगों को घरों से निकलने नहीं देंगे और लाठीचार्ज औरतों और बच्चों पे भी करवाएंगे, तो फिर अवाम, तो जाहिर है कि अवाम को आप रोकने में कामयाब हो जाएंगे। अवाम है, कोई फौज तो नहीं है जो आपके साथ मुकाबला करेगी फिर। तो इसलिए निहत्ते अवाम पर जब आप डंडे बरसाएंगे और सारा तशद्दुद करेंगे, जिसकी मिसालें अब पाकिस्तान की हिस्ट्री में मिल रही है, अदालतों ने उसका नोटिस ले लिया था, इतना तशद्दुद हुआ, तो उसको तो मिसाल ही ना बनाए ना। मतलब अगर आपको लेवल प्लेइंग फील्ड और एक तरीकेकार के तहत आपको इजाजत मिलती है और आपको अवामी ताकत का मुजाहरा करने दिया जाता है, तो आप देख लेंगे कि हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अवामी ताकत अच्छा, जमा कर चले सकते हैं। ये तो खान साहब दूसरी बात हतमी ये कॉल, देखिए, जी सर मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ। हतमी कॉल की बात उन्होंने कही है, उन्होंने कहा है कि मैं नवंबर के या सितंबर के तक जो है कॉल दूंगा, और ये हमारी मीटिंग में भी उन्होंने बात की है। तो इंशाल्लाह वो जब कॉल देंगे फिर आप देख लेंगे कि किस तरीके से हम निकलते हैं। दूसरी बात ये कि जहां तक वोट की ताकत का ताल्लुक है आसमा, अभी रिसेंटली कराची में इलेक्शन हुआ, 11 पार्टियां पीडीएम की एक तरफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरी तरफ, और गलत बयानी करने में माई बाप है पीटीआई है। कराची के हल्के एमक्यूएम के हल्के हैं, वही आपको मिले हुए हैं, वो जीते हैं। जब उन हल्कों से हटके इलेक्शन करोगे, आपको कराची में भी रिजल्ट नजर आ जाएगी। अच्छा, मगर वो जीते तो है ना चाचा साहब वहाँ पे? कह रहा हूँ कि नहीं। अच्छा, चले मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे कि अभी लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं खान साहब, और फिर पंजाब के अंदर भी हलचल शुरू हो गई है। अभी बल्कि बैरिस्टर साहब से पूछना है, खैबर पख्तूनख्वा में भी एक उनके एमपीए जो है वो एएनपी में शामिल हुए हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। चांडियो साहब, सैलाब की सूरत हाल बहुत खराब है सिंध के अंदर, तो पंजाब के अंदर इंतखाबात अगर होता है फौरी तौर पर कोई मामला, तो पंजाब में इंतखाबात हो सकेंगे ना? सिंध में क्या हो सकते हैं? नहीं हो सकते, जहां बल्दियाती इंतखाबात भी नहीं। देखें बीबी, एक ईमानदारी की बात, सियासत, इंतखाब, ये सारे मामला हैं इंसानी जिंदगी से नीचे। अवलियत इंसानी जिंदगी को है। सिंध में और बलूचिस्तान में जिंदगी के लाले पड़े हुए हैं ना। सिंध में तो इतनी सूरत हाल खराब है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अभी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल आए, उनका मैंने अखबार में बयान पढ़ा, उन्होंने कहा कि मैंने नीचे देखा सिंध की एक समंदर नजर आ रहा जी था। जी ऐसे ही है। अब ऐसी कैफियत में बहुत खराब है, ऐसी सूरत हाल का भी खान साहब पर असर नहीं होता है, तो खुदा ही उसको समझा सकता है ना। ऐसे वक्त में सिंध के लोग कैसे खुश होंगे आपके कि लोग मरे जा रहे हैं। परसों तरसों मैंने टीवी पे देखा, ईमानदारी की बात बताता हूँ आसमा बीबी, एक बच्चा पानी पे तैरता हुआ जा रहा था, और उसके नीचे लिखा हुआ था, ये फूलों जैसी बच्ची किसकी है। अभी मैंने कल चेयरमैन सेनेट से बात की, बैठा था, रो रहे थे, कह रहे यार हम देख कर आए कि क्या कयामत है, वहां नीचे पानी था और कोई जगह नजर नहीं आ रही थी। एक वाहिद आप देखें बिलावल साहब को,
कोई सियासत की बात नहीं करते, सो लगे हुए पूरी दुनिया से पैसे ले रहे हैं, मिल रहे हैं और इमदाद हो रही है। आज इमरान पाकिस्तान। खान साहब को जवाब भी, शहबाज साहब ने भी जवाब दिया, उन्होंने भी ये कहा है कि अभी हम इसमें लगे हुए हैं तो हम इस पे बात नहीं करेंगे, जवाब नहीं देंगे। लेकिन जुबैर साहब, अभी ये जैसे जिमनी इंतखाब भी था ना, अभी शकूर शाह साहब ने तो वापस ले लिया, अभी मैंने पंजाब पे आना है इसलिए। शकूर शाह का भी देखो अजीब गरीब बात है। अभी ये कल मैं सुन रहा था पीटीआई वाले का, वो लोटा है, हमें छोड़ के आपके पास आया तो लोटा नहीं था, अभी अपने असल की तरफ लौटेगा तो लोटा है। नहीं तो वो लौट रहे हैं आपकी तरफ। मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ, उन्होंने अपना इस्तीफा फिलहाल वापस लिया। फिलहाल तो उनको छोड़ा है। अच्छा। और ये ऐसा जाला था समा बीबी, मैं आपको क्या बताऊं, ये वो उनमें से था जो नारे मार के फांसी घाट तो पे फिर चढ़ आप जाते थे। अपने जियाले को नहीं उनके ना थे। नहीं ना, आप ऑनर नहीं कर सके। हालात नहीं, हाँ। हालात होते हैं, ठीक। मकामी तौर पे लोग होते हैं, कुछ होते हैं, मसाइल होते हैं, लोगों की सियासी मसाइल भी है। मैं उसमें मैं अभी दुख नहीं कर रहा, हाँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ वो ऐसों में से था। अच्छा। लेकिन वो इसीलिए वो वापस भी चले गए। लेकिन जुबैर साहब, इंतखाबात भी इस वक्त मुश्किल हैं, खान साहब का धरना भी या लॉन्ग मार्च भी सामने आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कहाँ तक सूरत हाल जा सकती है? मैं अभी देखें आपके साथ हर हफ्ते 10 दिन के बाद प्रोग्राम में आता हूँ। आप नेक्स्ट टाइम भी पूछ लीजिएगा, सितंबर में अभी 15 दिन रह गए हैं, कोई लॉन्ग मार्च नहीं सितंबर में होने जा रही, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा। खान साहब का अपना स्टाइल है, वो बोलते रहते हैं लॉन्ग मार्च। और मैं ये पूछता हूँ ना, देखे ना, खान साहब हैज ट्राइड टू फोर्स इलेक्शंस, ही हैज ट्राइड टू फोर्स इलेक्शन, व्हाट स्टॉप्ड हिम फ्रॉम अ लॉन्ग मार्च? अगर लॉन्ग मार्च से उनको इलेक्शन मिलता तो वो क्यों इतने अच्छे थे शहबाज शरीफ हुकूमत पर कि जी वो लॉन्ग मार्च न करें? जब वो जलसे कर रहे हैं, हर जगह जलसे कर रहे हैं, 50 जलसे कर चुके हैं जब से अप्रैल 9 के से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है, तो क्यों ना वो लॉन्ग मार्च करें? अगर उससे उनको वो नतीजा मिलना था जो इलेक्शन फोर्स कर सकता, ठीक। तो वो इस वजह से मैं ये लेकिन अब वो आज उन्होंने अनाउंस किया कि वो सैलाबज़दा इलाकों में जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है, उनको जाना चाहिए था पहले भी, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए।